दोस्तों एक दौर था जब अनिल अंबानी को इंडिया का बिल गेट्स कहा जाता था। देश में टेलीकॉम सेक्टर हो, पावर हो या फिर फाइनेंस, इन सब पर अनिल का ही राज था। और 2008 आते आते तो वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। रिलायंस का भारी भरकम सरनेम, बिलियन डॉलर डील्स करने की आदत और मीडिया में हेडलाइंस का फेवरेट। उस दौर में अनिल अंबानी के पास वो सब कुछ था जो कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन चाहता। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया और एक एक कर अनिल अंबानी के बिजनेसेस डूबने लगे। जो आदमी अरबों रुपए की बिजनेस डील्स करता था, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता चला गया। ज्यादातर धंधे चौपट हो गए और बैंक भी अपना पैसा मांगने लगा। ऐसे में किसी की भी हिम्मत टूट जाती। लेकिन अनिल, जो एक मैराथन रनर है, लाइफ में भी और बिजनेस में भी 65 साल की इस उम्र में अब कमबैक की पूरी कहानी लिखने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो कैसे कर रहे हैं अनिल अंबानी के बिजनेसेस कमबैक और कौन है उनके वो दो अनमोल रतन जिन्होंने उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया, जानेंगे ये मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर आप फैक्टिफाइड की वीडियोस देखते और पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ये बिल्कुल फ्री है। हिस्ट्री ऑफ रिलायंस। लेट धीरूभाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे लेजेंड रहे हैं जिन्होंने रिलायंस को एक छोटी कपड़े की फैक्ट्री से दुनिया के बड़े से बड़े कारोबार का सरताज बनाया। 21वीं सदी आते आते ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई सेक्टर्स में रिलायंस एक बड़ा की प्लेयर बन चुका था। 2002 में धीरूभाई के गुजरने के 3 साल बाद 2005 में इनका बिजनेस इनके दोनों बेटों मुकेश और अनिल में डिवाइड हो गया। उस वक्त इस कंपनी के एसेट करीब 90,000 करोड़ के थे, जिसमें से बड़े भाई यानी कि मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कंट्रोल मिला, जिसके अंडर पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, रिटेल और टेलीकॉम जैसे बिजनेस सेगमेंट्स आते थे। और वहीं छोटे भाई अनिल अंबानी को मिला रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा जैसे बिजनेसेस, जिन सभी को मिलाकर अनिल ने एक सेपरेट कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप बनाया, जिसे नाम दिया अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, यानी कि ADAG। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये डिवीजन फेयर नहीं था, क्योंकि जहां मुकेश अंबानी को रिलायंस के कोर और पैसा बनाने वाले बिजनेसेस मिले, वहीं अनिल को सभी नए और डेट हैवी ऐसे बिजनेसेस मिले जिनमें रेगुलर कैश फ्लो की भारी कमी थी। लेकिन दोस्तों, अनिल अंबानी ने इसे चैलेंज की तरह लिया। शुरुआत में मुकेश थोड़ा स्लो थे, जबकि अनिल की अचीवमेंट्स की स्पीड आसमान छू रही थी। दरअसल अलग होने से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश ही कोर बिजनेस और स्ट्रेटेजीज देखा करते, जबकि अनिल अंबानी का काम था बड़े बड़े लोगों, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन से मिलना, डील्स को फैसिलिटेट करना और इस सभी को खुश रखना। और 2005 से 2008 के दौर को आप अनिल अंबानी का गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, जब वो स्टॉक मार्केट की डार्लिंग जैसे थे। रिलायंस पावर का जब IPO निकाला गया तो 11,000 करोड़ के साथ ये देश का सबसे बड़ा IPO बना। रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, इन सभी कंपनीज के शेयर्स आसमान छू रहे थे। ADAG कंपनीज का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका था और कई लोग अनिल अंबानी को बिल गेट्स ऑफ इंडिया भी कहने लगे थे, क्योंकि एक तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे थे और दूसरा उनकी एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी भी बहुत अग्रेसिव होती। इसी कड़ी में 2008 में अनिल की कंपनी को दादरी UP में बनने वाले देश के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट की डील मिली, जिसके बाद तो वो नेटवर्थ के मामले में रतन टाटा, अजीम प्रेमजी और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए। इस टाइम अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी। 2008-9 में अमेरिका से शुरू हुए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने अनिल अंबानी की कंपनीज की कमर तोड़ कर रख दी। टेलीकॉम में भी प्राइस वॉर छिड़ गई और सभी इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स अटक गए। अनिल अंबानी की सभी कंपनीज के शेयर प्राइसेस फ्री फॉल करने लगे, जिसके चलते ADAG का जो मार्केट कैप 3 लाख करोड़ का था, वो महज 3,000 करोड़ का रह गया और अनिल अंबानी की नेटवर्थ भी 1 बिलियन डॉलर से नीचे आ गई। अनिल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ तो उसे खरीदने के लिए भी रिलायंस कम्युनिकेशन को मैसिव डेट लेना पड़ा। UP का दादरी पावर प्रोजेक्ट भी तब फंस गया जब गैस प्राइसिंग को लेकर अनिल का अपने ही भाई मुकेश से डिस्प्यूट हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। फ्यूल सप्लाई का इशू सॉल्व नहीं हुआ और ये प्रोजेक्ट भी अनिल अंबानी के हाथों से निकल गया। लेकिन इस बुरे दौर में भी अनिल ने रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस इंफ्रा जैसे बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए ICICI, HDFC, LIC, DBS, एक्सिस, यूनियन बैंक और चाइना के कई बैंक्स को मिलाकर कुल 53 बैंक से लोन लिया। आरकॉम पर ही 49,000 करोड़ और आर इंफ्रा पर 3831 करोड़ का कर्जा हो गया, जिसे वापस करना अनिल अंबानी के लिए इम्पॉसिबल था। इसके बाद अनिल अंबानी को तीसरा बड़ा झटका तब लगा जब आरकॉम और साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम जायंट एरिक्सन के बीच हुई $2 बिलियन की डील कोलैप्स हो गई।
एरिक्सन ने आरकॉम से हर्जाना मांगा और कोर्ट ने अनिल को पर्सनली लायबल बना दिया। कर्ज का ये जंजाल इतना बढ़ गया कि नौबत जेल जाने की आ गई थी, जिसके बाद बड़े भाई मुकेश ने 550 करोड़ देकर अपने छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया। इस केस के दौरान ही कोर्ट में अनिल अंबानी ने जज से कहा था कि मेरे पास तो 1000 रुपए भी नहीं, मेरे भाई ने पैसा दिया तो मैं बचा। लॉस का ये मौसम गुजरा भी नहीं था कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनिल पर 25 करोड़ रुपए का फाइन और 5 साल का ट्रेडिंग बैन लगा दिया। और दोस्तों, यही अनिल अंबानी का सबसे बुरा दौर था, जिसके बाद शुरू होती है उनके कमबैक की कहानी। अब कोर्ट कचहरी के पचड़ों से छूटने पर अनिल ने अपना सारा ध्यान अपनी कोर कंपनीज रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया। इसके अलावा वो डिफेंस जैसे नए प्रॉमिसिंग सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये रहा कि जिन कंपनीज के स्टॉक्स की लाइंस लाल ही रहती थी, आज वही स्टॉक्स ग्रीन दिख रहे हैं। पहले बात करें रिलायंस इंफ्रा की, तो जून 2025 में जब से नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड किया है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लौटने लगा है और स्टॉक बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। सिर्फ पिछले 30 दिनों में इस स्टॉक में 50% का राइज देखा गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रिलायंस इंफ्रा ने अपने कर्ज को 87% तक चुका दिया है और आईसीआईसीआई, डीबीएस और एक्सिस जैसे कई बैंक्स का 400 करोड़ रुपए का डेट क्लियर किया है। वहीं इसकी सब्सिडरी रिलायंस डिफेंस को राइन मेटल एजी, डसॉ एविएशन और थेल्स जैसी कई बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिसके चलते ही अनिल अंबानी अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1000 एकड़ में फैली धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी बनाने जा रहे हैं, जहां वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे। अब बात करें अनिल अंबानी के दूसरे प्रॉफिटेबल पिलर की, तो वो है रिलायंस पावर, जो कभी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन आज वही 23,000 करोड़ की एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। 2025 के जैन से मार्च क्वार्टर के बीच कंपनी ने 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि इसी दौरान पिछले साल कंपनी को 397 करोड़ का लॉस हुआ था। इसका बड़ा कारण है अनिल अंबानी का ग्रीन एनर्जी पर फोकस। बता दें कि रिलायंस पावर सोलर और बैटरी स्टोरेज के मामले में इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, विद 2.4 गीगावाट सोलर और 2.5 गीगावाट और स्टोरेज कैपेसिटी। हाल ही में रिलायंस पावर ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SECI के साथ 10,000 करोड़ की एक बैटरी स्टोरेज डील साइन की है। अब सोलर एनर्जी 24 घंटे जनरेट तो नहीं की जा सकती, इसीलिए इसे स्टोर करने के लिए 1860 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लगाया जाना है, जिसके जरिए करीब 4 लाख घरों को बिजली मिलेगी। दोस्तों, बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सोलर एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा ये भूटान में भी 2000 करोड़ का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वहीं रिलायंस पावर की सब्सिडरी रिलायंस NU सनटेक प्राइवेट लिमिटेड ने भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 930 मेगावाट के एक सोलर पावर प्लांट की डील साइन की है। आंध्र में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार है, जो आने वाले दिनों में इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने का काम करेगा। इन डील्स के बूते ही रिलायंस पावर ने अपना 4217 करोड़ का कर्ज चुका दिया है और अब प्रॉफिटेबल है। अब दोस्तों, ये सभी चीजें रिलायंस पावर के शेयर और उसके साथ ही साथ अनिल अंबानी की नेटवर्थ को बढ़ाने का काम कर रही हैं। और दोस्तों, यही दो कंपनीज रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा अनिल अंबानी के वो दो अनमोल रतन हैं, जो उनकी कमबैक की इस कहानी के सूत्रधार हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। रिलायंस की बाकी सब्सिडरीज पर अब भी बहुत कर्ज है और अनिल अंबानी पर लगा सेबी बैन भी उन्हें मार्केट एक्सेस से रोकने का काम करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि उनका ये टर्न अराउंड मेजरली उनके बेटे अंशुल और अनमोल की मेहनत और गवर्नमेंट के साथ उनके अच्छे रिलेशंस के चलते ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन वहीं उनके सपोर्टर्स उनके स्ट्रेटेजिक विजन की ओर इशारा करते हैं, जो सोलर और डिफेंस जैसे नेशनल प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स के साथ अलाइन करता है। खैर, जो भी हो, अनिल अंबानी की कहानी परफेक्शन से कहीं ज्यादा रेजिलियंस की है, जो बताती है कि कितना भी बर्बाद हो जाओ, डिसिप्लिन और फाइटिंग स्पिरिट को जिंदा रखते हो तो एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंचा जा सकता है। तो आपका अनिल अंबानी के इस रिवाइवल पर क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।